जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कर पर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं 6 नवंबर 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, शुरू से लेके लास्ट तक आप सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को सुनिएगा और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं जो भारत के हर एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मालदीव ने किस वर्ष के बाद जन्मे लोगों पर तंबाकू उत्पादों का प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है 2007 के बाद जो जन्मे लोग हैं उन पर तंबाकू उत्पादों का प्रतिबंध लगाया है मालदीव्स ने। आइए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। तो मालदीव ने इस बात को कहा है 1 नवंबर 2025 से लेकर 2007 के बाद जो यहां पर जन्मे लोग हैं उनको तंबाकू उत्पादों का पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। और ऐसा काम करने वाला मालदीव दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने पूरी एक जनरेशन पर तंबाकू प्रतिबंध लागू कर दिया है। अब समझते इस बात को है आखिर क्या क्या यहां पे प्रतिबंधित रहेगा। पहला, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, ई सिगरेट और वेपिंग उत्पाद की जो खरीद है और बिक्री है, इन सब पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? यहां पे तंबाकू मुक्त पीढ़ी बनाना और युवाओं को नशे से दूर रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है मालदीव जिसने अभी रिसेंटली में मां से बच्चे में संक्रमण के माध्यम से HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस का जो संक्रमण है उसको रोकने भी सफलता प्राप्त करी है। अब यहां पर मैं आपको मालदीव की पूरी लोकेशन समझा देता हूं। आप यहां पे भारत का मैप देख पा रहे हैं, ये भारत का दक्षिणतम हिस्सा है और यहां से आप इधर जाएंगे तो ये आपको दक्षिण पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा। ये मालदीव्स की लोकेशन है। यहां पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा और लक्षद्वीप के आपको दक्षिण में मालदीव्स देखने को मिलेगा। देखिए, मालदीव की कैपिटल माले है और यहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं। यहां पे जो करेंसी का इस्तेमाल होता है वो मालदीवियन रुपया है और 1965 में इसे यूके से इंडिपेंडेंस मिली थी। अगर हम बात करें औसत ऊंचाई की तो एवरेज हाइट इसकी समुद्र तल से लगभग 1.5 मीटर है। एशिया का सबसे छोटा देश माना जाता है मालदीव, जिसका क्षेत्रफल केवल 300 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है। ये अपने टूरिज्म, ये पर्यटन के लिए जाना जाता है मालदीव्स। देखिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। रशिया ने किस नाम की परमाणु संचालित पनडुब्बी को हाल ही में लॉन्च किया है? इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है खबरोवस्क। क्या नाम है? खबरोवस्क। आपको ध्यान में रखना है। आइए पूरी डिटेल्स को यहां पे समझते हैं। तो रशिया ने परमाणु संचालित पनडुब्बी का जो नाम है खबरोवस्क को लॉन्च किया है। यह पोसाइडन नाम का परमाणु ड्रोन ले जाने में कैपेबल है। देखिए, इससे क्या होगा? इससे समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और जो तटीय दुश्मन देश हैं उनको जवाब दिया जाएगा। इसे सेवरोडोनेट्स्क में सेवमास शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। तो पनडुब्बी जो है खबरोवस्क में हजारों किलोमीटर की मारक क्षमता देखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको रशिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में रशिया ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल, इसका नाम है बुरेवेस्टनिक SSC-X9 स्काई फॉल को लॉन्च किया है। हाल ही में रशिया ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन को भी लॉन्च किया है। रशिया में कालमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र जो अवशेष हैं उसका एग्जीबिशन लगाया गया। रशिया ने फैसला किया है कि 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल की जो प्रणाली है वो इसे सप्लाई कर देगा। सितंबर 2025 में रशिया में आयोजित जो बहुपक्षीय अभ्यास है जापत 2025, ये भारत ने इसमें भाग लिया है। रशिया के साइंटिस्ट ने कोलन कैंसर के लिए हाल ही में वैक्सीन को डेवलप किया है। 2036 तक रशिया शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन भेजेगा। इसका नाम है वेनेरा डे मिशन। 30 जुलाई 2025 को रशिया का अभी हाल ही में ज्वालामुखी फटा है। इसका नाम है क्ल्यूचेवोस्काय।
चलिए आइए देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में तूफान कलमेगी ने किस देश को प्रभावित किया है? विच कंट्री वॉज अफेक्टेड बाय साइक्लोन कलमेगी? तो कलमेगी से फ्रेंड्स हाल ही में फिलीपींस प्रभावित हुआ है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आइए जानते कलमेगी के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखिए जो तूफान कलमेगी है इसने फिलीपींस के मध्य हिस्सों में भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक बताया गया है लगभग 66 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें 26 लोग लापता हैं। इसमें जो हवाएं चल रही थी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और ये जो तूफान है 2025 का 20वां ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा गया है। देखिए फिलीपींस जो है लगभग हर साल औसतन 20 से ज्यादा तूफानों से अफेक्टेड होता है। देखिए अब यहाँ पे फिलीपींस की जानकारी को पूरा समझते हैं। आप यहाँ पे ऑरेंज कलर में जो आप देख रहे हैं फिलीपींस से आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये जो आपको देश दिख रहा है ये इंडोनेशिया है जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और इसके आपको नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में फिलीपींस देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी मनीला है। बोंग बोंग मार्कोस यहाँ के राष्ट्रपति हैं। फिलिपिनी पेसो यहाँ की करेंसी है और ये दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप समूह देश है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये स्थित है। इसमें 7,641 आइलैंड्स हैं और इससे मिलकर के बना है। अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारे चक्रवात आए हैं, वो भी मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूं जो 2024-2025 में आए हैं। तो देखिए चक्रवात का नाम है मोन्था। इसने आंध्र प्रदेश के तट को प्रभावित किया है और इसका नाम थाईलैंड ने दिया था। अक्टूबर 2025 में आया। फिर आया मेलिसा। इसने जमैका, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिकन को प्रभावित किया है। रगासा जो है ताइवान, हांगकांग और चीन को प्रभावित किया। सितंबर 2025 इसी वर्ष आया। कोमे चीन के झेजियांग प्रांत में आया और जुलाई 2025 में ये आया था। वीफा ये साउथ चाइना में, वियतनाम, लाओस में आया और थाईलैंड इसका नाम प्रस्तावित किया जुलाई 2025 में। फिर रेमल आया जिसने वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया और इसका नाम ओमान ने दिया था। मई 2024 में आया था। फिर आया फ्रेंड्स असना। असना भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया और इसका नाम पाकिस्तान ने दिया था। सितंबर 2024 में यह आया था। फिर फ्रेंड्स आया यागी जिसने चाइना, म्यांमार, वियतनाम को प्रभावित किया और जापान इसका नामकरण किया था। अक्टूबर 2024 के समय में आया। फेंगल इसने पुडुचेरी और तमिलनाडु को अफेक्टेड किया। सऊदी अरब ने नाम दिया था। और दाना तूफान ओडिशा, पश्चिम बंगाल को इसने प्रभावित किया। इसका नाम कतर ने दिया था। अल्वारो से चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र मेडागास्कर, मोजाम्बिक रहा और मोगन से ऑस्ट्रेलिया। आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। जोहरान ममदानी किस शहर के हाल ही में मेयर चुने गए हैं आपको बताना है। तो जोहरान ममदानी हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुने गए हैं, ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो यहां पे तस्वीर में आप देख रहे हैं भारतीय मूल के अमेरिकी नेता जोहरान ममदानी को। ये न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुने गए हैं। इन्होंने 50.3% वोट हासिल किए और इनका रिलेशन डेमोक्रेटिक पार्टी से है। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर बने हैं। पिछले 100 साल में सबसे युवा न्यूयॉर्क मेयर ये बनाए गए। इनकी माता का नाम जो है मीरा नायर है। वो एक फेमस फिल्म प्रोड्यूसर रही हैं और इनके पिता का नाम महमूद ममदानी रहा है जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे और सामाजिक न्याय, आवास सुधार को प्राथमिकता देने का इन्होंने वादा किया है। देखिए दोस्तों, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जहां पे प्रीमियम कोर्सेस में आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जहां पे आपको 11 विषय पढ़ाए जा रहे हैं केवल 499 रुपए में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 2024-2025 की 12 महीने की मासिक पत्रिका को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में हाल ही में 12 महीने की टेस्ट सीरीज को भी लॉन्च किया गया है ताकि आप हर एग्जाम में करंट अफेयर और जीके में नंबर 1 बन जाए।
और यहाँ पे पेड कोर्सेस हैं, ई बुक्स हैं, जाकर के एक बार चेकआउट करिएगा। ये आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच देख रहे हैं जिसमें अभी ऑफर चल रहा है। ये बैच केवल 499 में आप लोगों के लिए उपलब्ध है, 3 साल की वैधता के साथ। एनसीईआरटी में डबल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थशास्त्र, आप ये सारे 11 विषय पढ़ेंगे केवल 499 रुपए में। आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में आईआईटी दिल्ली को कौन सा स्थान दिया गया है? तो आईआईटी दिल्ली इसमें 59 प्लेस पर है, इसका स्थान 59 है। तो यहां पर आप देखिए हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करी गई है और इसमें 395 यूनिवर्सिटी चाइना को स्थान दिया गया और 294 यूनिवर्सिटी भारत की हैं और 146 विश्वविद्यालय जापान के हैं और 103 विश्वविद्यालय साउथ कोरिया के शामिल किए गए हैं। सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि भारत का एक भी विश्वविद्यालय एशिया में टॉप 50 में भी नहीं आता। यहां पे हम बात करें तो सबसे टॉप में है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, और जो कि हांगकांग में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि बीजिंग में है, ये चाइना में देखने को मिलेगा। तीसरा है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये सिंगापुर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें तो भारत का आईआईटी दिल्ली 59 प्लेस पर आता है, 64th प्लेस पर आईआईएससी बेंगलुरु आता है और 70वें स्थान पर आईआईटी मद्रास आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में बहुत सारे महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किए गए हैं। मैं आपको सारे इंडेक्स पढ़ा देता हूं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहले स्थान पर अमेरिका है, भारत चौथे स्थान पर है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान 52वां है, नीदरलैंड पहले स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 102 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85 प्लेस पर है, पहले स्थान पर सिंगापुर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 38 है और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। एनआईआरएफ रैंकिंग में पहले स्थान पर आईआईटी मद्रास को स्थान दिया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक में पहले स्थान पर आइसलैंड है और भारत 115 स्थान पर है, पहले भारत 116 स्थान पे था। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहले स्थान पे महाराष्ट्र राज्य है। अगला है आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में पहले स्थान किस भारतीय संस्था को मिला है? तो देखिए ये पहला स्थान जो मिला है वो अमूल को मिला है। किसको मिला है? अमूल को। तो अमूल और इफ्को दुनिया के टॉप सहकारी संस्थाओं में इनको स्थान दिया गया है। यह रैंकिंग आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 के द्वारा जारी करी गई। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीए का हेडक्वार्टर कहां पर है तो ब्रुसेल्स में है। यह वैश्विक सहकारी संगठनों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए जो अमूल की संस्था है इसका नाम है कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, इसको पहला स्थान यहां पे दिया गया है। और जो इफ्को है इसे बोलते हैं इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये सेकंड स्थान पर है। ये रैंकिंग जीडीपी प्रति व्यक्ति प्रदर्शन के आधार पर तय करी गई है। अब हम बात करें अमूल की, तो अमूल जो है 1946 में गुजरात के आनंद जिले में इसकी स्थापना हुई है और भारत का ये सबसे बड़ा दुग्ध सहकारी संस्था है। और अमूल ने भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन लाया जिसकी वजह से भारत में दूध का उत्पादन बढ़ गया। और इसके संस्थापक है वर्गीस कुरियन, जिन्हें कहा जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया, और हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है। दूध, दही, घी, पनीर, आइसक्रीम और बहुत सारे डेयरी उत्पाद ये अमूल बनाता है। आप इसके डेली प्रोडक्ट का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। इफ्को के बारे में बात करें तो 1967 में इसकी स्थापना हुई है। इसका प्रमुख उद्देश्य है किसानों को क्वालिटी वाला उर्वरक फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना और भारत की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर सहकारी संस्था है। हाल ही में किस देश ने थोरियम को यूरेनियम में बदलने में सफलता प्राप्त करी है? इस देश का क्या नाम है? तो देखिए चाइना रोज नए नए आविष्कार करता है, पूरी दुनिया को चौंका देता है। चाइना ने हाल ही में थोरियम को यूरेनियम में बदलने में सफलता प्राप्त करी है। तो चाइना ने पहली बार थोरियम को
यूरेनियम में बदलने में सफलता अर्जित करी है। थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदला गया है और यह प्रयोग मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर में किया गया। आप यहां पे तस्वीरों में देख सकते हैं। यह रिएक्टर आपको रेगिस्तान में देखने को मिलेगा, जिसकी कैपेसिटी केवल 2 मेगावाट है और यह रिएक्टर चलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव पर, जिसमें पानी की कोई भी जरूरत नहीं होती और दुनिया के पहला ऐसा रिएक्टर है जो थोरियम फ्यूल का सफलतापूर्वक उपयोग यहां पे किया है। देखिए, भारत भी लगातार थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पे काम कर रहा है और यहां पर भारत में तमिलनाडु और केरल में ऐसी जगह हैं जहां पर बड़े भंडार में आपको थोरियम देखने को मिलेगा। अगला है, किम योंग नाम किस देश के पूर्व राष्ट्र प्रमुख थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो किम योंग नाम जो है ये यहां पर उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए, नॉर्थ कोरिया के पूर्व राष्ट्र प्रमुख रहे हैं किम योंग। इनका 97 ईयर्स की एज में 3 नवंबर 2025 को निधन हुआ है। देखिए, 1998 से लेकर 2019 तक ये सुप्रीम पीपल्स असेंबली के प्रेसिडेंट रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में औपचारिक राष्ट्र प्रमुख की भूमिका भी ये निभाते रहे हैं। किम योंग नाम जो है 2018 के प्योंगचांग ओलंपिक में साउथ कोरिया की इन्होंने यात्रा भी करी थी और यहां पे हम बात करें तो किम योंग उन परिवार से संबंधित नहीं थे जो अभी प्रेजेंट में आपको पता है किम जोंग जो है इसके यहां पे राष्ट्रपति हैं। अगला है, भारत का 94 नंबर का रामसर स्थल कौन सी झील बनी है? भारत की 94 नंबर की रामसर साइट कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है गोगाबिल झील। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। देखिए, गोगाबिल झील भारत की 94 नंबर की रामसर साइट डिक्लेयर हुई है और ये आपको बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। ये जो लेक है गंगा और महानंदा नदियों के बीच में है और ये ऑक्सबो झील है। देखिए, ऑक्सबो झील तब बनती है, मान लीजिए नदी यहां पे निकली और नदी बह करके इस प्रकार का मार्ग बनाती है, तो एक समय के बाद जो मुख्य नदी होती है इससे कट जाती है और यहाँ पे किनारे बच जाता है ऑक्सबो लेक, ठीक है, जो यू आकार का होता है और मुख्य धारा यहाँ से अलग हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, गोगाबिल झील जो है बिहार की पहली कम्युनिटी रिजर्व वेटलैंड है और ये 86.63 हेक्टेयर में फैली है। ये जो झील है ये प्रवासी पक्षियों के स्थान है, जलीय वनस्पतियों और स्थानीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। बिहार में टोटल जो रामसर स्थल हो गए वो 6 हो गए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल यूके में देखने को मिलते हैं जो 176 है और मैक्सिको के पास 144 रामसर स्थल है। भारत तीसरे स्थान पे आता है। देखिए, अब हम समझते हैं कि रामसर स्थल होता क्या है। तो रामसर स्थल उन आर्द्र भूमि को कहा जाता है जिनका अंतरराष्ट्रीय महत्व माना गया है, जहां पे थोड़ी दलदली भूमि, नमी भूमि रहती है। तो देखिए, ईरान का शहर है रामसर शहर। 1971 में यहां पे रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो आर्द्र भूमि को संरक्षित करने और इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं और 1982 में भारत रामसर कन्वेंशन में यहां पर एंटर किया और पहला जो उड़ीसा था, उड़ीसा में चिल्का लेक, वो रामसर में शामिल हुआ। अगला प्रश्न है, अवनी लेखरा ने 2025 की पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अल एन दुबई में कौन सा मेडल जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल यहां पे जीता है और ये दुबई में कंपटीशन हुआ। तो आप यहां पे तस्वीरों में देख रहे हैं अवनी लेखरा को। दुबई के अल एन में आयोजित किया गया था पैरा शूटिंग विश्व कप। इस पे इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। भारत ने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इस कैटेगरी में भारतीय निशानेबाजों ने व्यक्तिगत फाइनल में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दोनों ही जीते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमारे सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब मैं आपको यहां पे सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए स्टडी कर
और डाउनलोड करने के बाद प्रीमियम कोर्सेज में आपको हमारा पूरा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। और टेस्ट सीरीज में आप जाएंगे तो 12 महीने का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगी। हर महीने के लगभग आपको इसमें 250 प्रश्न प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। और यहीं पर 10,000 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट की भी शुरुआत हो गई है। यहीं पर आपको यहां पे कंप्यूटर का मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा और बुक्स भी है, टेस्ट पास भी जाकर के एक बार देखिएगा। और यहां पे पहले फ्री में प्रैक्टिस करिएगा, कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट भी लगाइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। आपको 10 महीने की ई बुक भी यहीं पे उपलब्ध कराई गई है। आप यहाँ पे 12 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रीमियम कोर्सेस में जा करके। दोस्तों अब यहाँ पे हम रिवीजन कर लेते हैं, आइए देखते हैं। तो कल के जो करंट अफेयर्स आप सभी ने पढ़े उसका रिवीजन करेंगे। प्रो कबड्डी लीग 2025 का टाइटल हाल ही में किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली केसी ने पुनेरी पल्टन को हरा के। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का किस बैंक ने अपना पहला गोल्ड ट्रेड यहां पे किया है? तो एसबीआई ने किया है। उत्तराखंड विधानसभा की रजत जयंती पर विशेष सत्र को किसने संबोधित किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। चीतों के लिए भारत का तीसरा स्थायी आवास कौन सा बनेगा? तो ये होगा नौरादई अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में है। अंकाथी राजू को किस संगठन की प्रयोगशाला का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? डीआरडीओ का। केन विलियमसन किस देश के क्रिकेटर है जिन्होंने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है? ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने मेमबैक चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल प्राप्त किया है? 27वां। वायु समन्वय 2 अभ्यास का आयोजन किसने किया है? भारतीय नौसेना ने। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को किस संस्थान ने डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनी अवार्ड दिया है? तो आईआईटी कानपुर में अवार्ड दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स पे दिए हैं। प्रशांत कुमार, चंदन कुमार, राजीव कुमार, आकाश कुमारम, सीमा मंत्री, वेरी गुड। और आज के प्रश्न का भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? कमेंट बॉक्स पे आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा और डेली फॉलो करते रहिए करंट अफेयर्स को। और यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। हमारे पास करंट अफेयर्स का पैकेज भी है 12 महीने का। हमारी स्टैटिक जीके की बुक भी है जो आप जाकर के ई बुक से डाउनलोड कर लेंगे। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, करंट अफेयर पीडीएफ भी मिल जाएगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर ऐसी इंपॉर्टेंट अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।